हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। इस पर पहले भी वीडियो बनाया था कि रिकॉन्सिलेशन क्या होते हैं, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, कब बनाया जाता है, उसका क्या अपना ऑब्जेक्टिव होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि किन मेथड्स को फॉलो करते हुए हम रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो कुछ पॉइंट से पहले हम उसको ध्यान में रखेंगे अच्छे से। सो द फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स कैन बी reconciled by preparing any of the following statements। तो जब कभी भी आप रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करते हैं ना, तो सबसे पहले उन पॉइंट्स को क्या करना होता है, हमें ध्यान देना होता है जिनको क्या करना है, जिनका समाधान करना है। रिकंसाइल का मतलब होता है समाधान करना, ठीक है। तो जो भी आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, उनके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उनको दूर करना होता है। ये ऐसा ही है जैसा आपने अपने 11th क्लास में BRS पढ़ा होगा, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। उसमें क्या होता था कि बैंक के जो पासबुक होती है और आपकी जो कैश बुक होती है, तो उसमें पासबुक और कैश बुक में जो भी डिफरेंसेस आते हैं उनको दूर करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनता था। तो वहाँ पर जिन कॉलम्स को या जैसे आप उसको जिन लाइंस को फॉलो करके बनाते थे, वैसे ही ये भी बनता है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग में भी। तो इसको हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उसको पहले समझ लें ताकि आसानी से हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएँ, इसलिए ये ज़रूरी है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। एक तो आप रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, सेकेंड मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। मींस फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स में जो भी डिफरेंसेस हैं उनको रिकॉन्साइल करने के लिए आप रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात करने वाले इस वीडियो में रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की बात करेंगे हम, और किन पॉइंट्स को हमें ध्यान देना होता है उसकी बात करेंगे यहाँ पर। ओके, सो द पॉइंट ऑफ डिफरेंस शुड बी डिटरमिन्ड एंड नोटेड सेपरेटली। तो सबसे पहले तो जो भी डिफरेंसेस है उसको आप अलग से डिटरमिन कर लीजिए वन बाय वन, और देखिए कि क्या डिफरेंसेस हैं, क्या किस तरीके से वो अलग हैं एक दूसरे से, वो सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, चीज़ों को एक जगह जो आपका स्टेटमेंट है उसमें हम उसको पुटअप करेंगे, ठीक है। सो डिफरेंसेस फॉर्म द बेसिस ऑफ रिकॉन्सिलेशन, दिस शुड बी कॉल्ड आउट केयरफुली। तो आसानी से मतलब ध्यानपूर्वक चीज़ों को आसानी से क्या करें, अलग अलग कर लें, सेपरेट कर लें, ताकि आपको पता हो कि क्या चीज़ें हैं और किनको ध्यान में रख करके रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है यहाँ। ओके, फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया, वहाँ पर मैंने ये भी डिस्कस किया कि अगर आप बेस मानते हैं कॉस्ट प्रॉफिट को तो क्या चीज़ें लेस करेंगे, क्या चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, स्टार्ट विद द प्रॉफिट एज शोन बाय द कॉस्ट अकाउंट्स। तो मैंने क्या कहा था कि अगर आप इस स्टेटमेंट रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो आप कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट को बेस मानकर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। इट इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू स्टार्ट विद द प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, ठीक है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट को ही बेस मानकर अपना रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट स्टार्ट करें। द प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स कैन ऑल्सो बी अडॉप्टेड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। आप अगर चाहें तो फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन होता है, तो आप उस फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो भी प्रॉफिट आया है आप उसको भी लेकर स्टार्ट कर सकते हैं रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बस करना क्या होगा, जो चीज़ें आप कॉस्ट प्रॉफिट के केस में ऐड कर रहे थे, फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट होगा तो उसमें क्या करेंगे, लेस करेंगे। वहाँ पर जो ऐड हो रही थी यहाँ पर लेस होंगी, वहाँ पर जो लेस हो रही थी वो यहाँ पर ऐड होंगी, ठीक है। तो रिवर्स हो जाएगा केस और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप किसको बेस मानते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट को लेकर स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड पॉइंट को समझते हैं और इसको अच्छे से समझेंगे। टेकिंग द प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट टू बी द बेस। आप कैसे इसको बेस बनाकर चलेंगे, चलिए किसको बेस मान लें हम, कॉस्ट अकाउंट बोल सकते हैं, कॉस्ट स्टेटमेंट बोल सकते हैं, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं आप, उसमें जो प्रॉफिट आता है हमें उस प्रॉफिट को क्या मानना है, बेस मानना है, और उसमें इन चीज़ों को ऐड और लेस करना होगा, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग एक्सपेंसेस आइटम्स, कि एक्सपेंसेस से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो आप क्या करेंगे, ऐड करना होगा आइटम्स ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स। अगर ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस है, ठीक है, जो ओवर चार्ज हुआ है,
किसमें, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ओवर चार्ज हुआ था एक टाइम पर कॉस्ट अकाउंट में ये, तो वहाँ से तो आपका कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट कम हो गया होगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसेस दिखाते हैं तो ज़्यादा एक्सपेंसेस माइनस होगा तो प्रॉफिट कम आएगा। तो वापस से इसको क्या करना होता है, ऐड बैक करना होगा। तो कॉस्ट अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, इसको ऐड कर दिया जाएगा अगर ओवर चार्ज हुआ है तो। ओवर चार्ज चेक कैसे करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट के चीज़ें दी होती हैं और कॉस्ट अकाउंट दोनों दिया होता है, उन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। अगर कॉस्ट अकाउंट में ज़्यादा चार्ज हुआ है तो उसको ऐड करना है एक्सपेंसेस के केस में। अगर एक्सपेंसेस कम चार्ज हुए हैं कॉस्ट अकाउंट में तो उसको क्या करना है, आपको लेस करना है। ठीक है, सो आइटम्स ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स ऐड करेंगे, आइटम्स अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर, एक्सपेंसेस के केस में। इनकम के केस में ये अपोजिट हो जाएगा। रिगार्डिंग इनकम आइटम्स, अगर कोई ऐसे आइटम्स है जो कि इनकम से, जो रिसीप्ट हैं, ठीक है ना, ऐड करेंगे आइटम्स अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। अगर कॉस्ट अकाउंट में अगर वो ज़्यादा रिकॉर्ड किया है आपने, किसको, इनकम को ज़्यादा शो कर दिया था एक टाइम पर, तो उसको क्या करना होगा आपको, सॉरी अंडर रिकॉर्डेड है मीन्स वहाँ पर कम रिकॉर्ड किया गया था तो वापस से ऐड करना होगा, क्योंकि जब आप कम करते हैं तो प्रॉफिट कम आता है। तो अगर इनकम ज़्यादा हुई है तो हमें तो उतनी ज़्यादा इनकम दिखानी चाहिए थी, तो जितनी कम दिखाई गई है उतना और हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, किसमें, कॉस्ट प्रॉफिट में। ठीक है, अगर कॉस्ट अकाउंट में कम शो की गई है तो। फिर है डिडक्ट आइटम ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। अब अगर कोई ऐसा इनकम का आइटम है जो कि ज़्यादा शो कर दिया गया था कॉस्ट अकाउंट्स में, तो वापस से कॉस्ट प्रॉफिट जिसे आपने बेस माना है उसमें क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे उसमें से। ठीक है, क्या कर देंगे, उसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर एक्सपेंसेस है ओवर चार्ज हुआ है तो ऐड करेंगे, अंडर चार्ज हुआ है इन कॉस्ट अकाउंट्स में तो माइनस हो जाएगा। इनकम के केस में क्या होगा, अगर कोई भी आइटम इनकम है तो अगर अंडर रिकॉर्ड किया गया था, मीन्स अंडर चार्ज है या अंडर रिकॉर्डेड है, कम दिखाया गया था कॉस्ट अकाउंट्स में, तो उसको कॉस्ट प्रॉफिट में क्या किया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। अगर ज़्यादा दिखाया गया है कॉस्ट अकाउंट्स में, ज़्यादा शो हुआ है या ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है तो वो माइनस हो जाएगा वहाँ से। क्लियर हो रहा होगा ये पॉइंट आपको। अब थर्ड पॉइंट की यहाँ पर हम बात करते हैं रिगार्डिंग स्टॉक वैल्यूएशन। अगर अब स्टॉक की बात करें तो अगर स्टॉक अंडर या ओवर वैल्यूड है, ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक है, तब क्या करेंगे। तो पहले हम स्टॉक के केस में बात करेंगे ओपनिंग स्टॉक की। ठीक है, अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन इन कॉस्ट अकाउंट्स है, मीन्स कॉस्ट अकाउंट्स में ज़्यादा दिखाया गया है ओपनिंग स्टॉक को, तो आपको कॉस्ट प्रॉफिट में उसको ऐड करना है। ठीक है, अगर कम दिखाया गया है, अंडर वैल्यूएशन इन कॉस्ट अकाउंट्स, अगर अंडर वैल्यूएशन हुआ है ओपनिंग स्टॉक का तो उसको कॉस्ट प्रॉफिट में से हमें माइनस करना होगा। ठीक है, किस में होगा, कॉस्ट अकाउंट्स में। तब क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो कब ऐड करेंगे, अंडर वैल्यूएशन इन कॉस्ट अकाउंट। अगर क्लोजिंग स्टॉक उसका कम वैल्यूएशन किया गया है कॉस्ट अकाउंट्स में तो आपको क्या करना होगा, उसको ऐड करना होगा। अगर ओवर वैल्यूएशन है, ठीक है, ओवर वैल्यूएशन इन कॉस्ट अकाउंट्स, अगर कॉस्ट अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा उसको वैल्यू दी गई है तो क्या करना होगा, कॉस्ट प्रॉफिट में से माइनस करना होगा रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते टाइम। क्लियर। रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन में बहुत टाइम गिवन होता है, सो डेप्रिसिएशन की बात करें यहाँ पर तो आप उस केस में क्या करेंगे, ऐड कब करेंगे, ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स। देखा जाए तो ये भी एक तरह से खर्चा होता है, लॉस होता है, और ये भी ओवर चार्ज हुआ है किसमें, कॉस्ट अकाउंट्स में। तो आपको क्या करना है, ऐड कर देना है किसमें, कॉस्ट प्रॉफिट में, जो आपने रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में बेस मानकर स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, डिडक्ट क्या करेंगे, अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स। अगर कॉस्ट अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम चार्ज किया गया है, कम शो किया गया है, तब उतना अमाउंट क्या हो जाएगा, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के कॉस्ट प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट की बात करें, जब हमने बताया था कि अगर आप लेते हैं फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट को बेस मानकर स्टार्ट करते हैं रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, तब ये जो सारी चीज़ें हैं वो रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, जो ऐड हो रही हैं वो लेस हो जाएंगी, जो लेस हो रही हैं वो ऐड हो जाएंगी, सिंपली। So reverse the treatment prescribed above under point 3 if profit of financial accounts is taken to be the starting point for reconciliation. ठीक है, सो पॉइंट 3 में जो सारी बातें कही गई थी इसमें क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। एंड लास्ट पॉइंट इज एट सम प्लेसेस मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट्स। कुछ जगह पे क्या होता है कि रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के बजाय क्या बनाया जाता है, मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ना बना करके मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। इज़ प्रिपेयर्ड इन प्लेस ऑफ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके
जब भी आप रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, कॉस्ट अकाउंट में बना रहे हैं, तो आपको ध्यान देना होगा, किसको ध्यान देना होगा, फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट को और कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को। ठीक है, जिसको भी आप बेस मानना चाहे मान सकते हैं। वैसे कॉस्ट अकाउंट बना रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में काम कर रहे हैं, तो हम कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को बेस मानकर स्टार्ट करते हैं रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि क्या होता है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, कैसे बनता है, किन चीज़ों को हम ऐड और लेस करते हैं। इसका प्रॉपर एक जो फॉर्मेट होता है ना कॉलम्स के साथ, मैं वो भी ले आऊँगी और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको करवाऊँगी, ताकि चीज़ें आपको आसानी से और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको ऐड और लेस करने की ज़रूरत पड़ती है, मुझे लगा मैं आपको पहले बता दूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं या जो भी रिक्वेस्ट होती है उसको जल्दी फुलफ़िल करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।